हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में और मैसूर डायनेस्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये सब जानेंगे। तो इसकी कहानी जो है वो शुरू होती है 1565 से। 1565 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ टेलीकोट। इसके अंदर सुल्तान्स जो हैं साउथ इंडिया से इमर्ज हो गए थे, एक साथ ग्रुप बना लिया था, उसे कॉन्फिडरेसी ऑफ सुल्तान कहते हैं। और विजयनगर एम्पायर, ठीक है, जिसके जो राजा थे वो थे राजा रामा राया, इनके साथ वॉर होता है और कॉन्फिडरेसी जो है मतलब सुल्तान्स जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई सारे स्मॉल किंगडम्स में ये विजयनगर एम्पायर जो है बढ़ जाता है। लेकिन 1612 में 1612 में क्या होता है, एक हिंदू किंगडम आता है जिसका जिसका नाम है वोदेयार, WODEYARS। ये जो है ये आते हैं और जो इस छोटे छोटे किंगडम्स को टेक ओवर कर लेते हैं और मैसूर पे राज करते हैं फिर। ठीक है, चिक्का कृष्ण राजा वोदियार टू जो है उन्होंने रूल करा था 1734 से लेकर 1766 तक। और 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में मैसूर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था, क्योंकि आ चुके थे सुल्तान्स वापस। कौन थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली जो है वो टीपू सुल्तान के फादर थे, ये बात याद रख लेना किसी को अगर ना पता हो तो। अब अंग्रेजों को ना डर डर लगने लगा है। ठीक है, वो कैसे कि एक तो यार उनको लग रहा है कि यार साउथ इंडिया में ना हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। उनको इसी बात का डर है, क्योंकि मैसूर के जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है ना, इनकी पावर जो है बहुत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और साथ में एक और बात ये है कि हैदर अली और जो टीपू सुल्तान है, इनका कनेक्शन जो है वो फ्रेंच लोगों के साथ ज़्यादा है और अंग्रेजों के साथ कम। तो मालाबार कोस्ट जो है अब हमें एक्वायर तो करना ही है, हमें मतलब अंग्रेजों को एक्वायर तो करना ही है, बट हो नहीं पा रहा। ये लोग अड़चन बने हुए हैं। ठीक है, और मालाबार कोस्ट ऐसा कोस्ट है जहां पर सबसे ज्यादा रिच ट्रेड हो सकती है, बहुत अच्छा कोस्ट है और इसको एक्वायर करना तो बनता ही है। ठीक है, तो मैसूर की पावर जो है वो एज अ थ्रेट आ रही है कि इंग्लिश लोग जो है मद्रास पर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैसूर बीच में आ जाता है। अब बात करते हैं हैदर अली के राइज के बारे में। तो हैदर अली का राइज कैसे हुआ और क्या क्या इन्होंने करा। अब बात शुरू होती है 18th सेंचुरी के अर्लियर ईयर्स की। ठीक है, तो दो भाई होते हैं, एक होता है नंदराज, एक होता है देवराज। ठीक है, नंदराज जो होता है वो सर्व अधिकारी होता है, बेसिकली जनरल कमांडर होता है। ठीक है, और देवराज होता है दुलवाई बेसिकली आर्मी का कोई कमांडर होता है। ये साउथ के दो पोजिशन है। इन्होंने चिक्का कृष्ण राजा वोदराई को एक तरह से पपेट बना रखा था, जो वोदेयार डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, तो अब हैदर अली की बात कहां से आती है। हैदर अली जो है उनका जन्म जो है 1721 में होता है। बहुत ही मामूली सी फैमिली में होते हैं और इनका जो करियर शुरू होता है वो घुड़सवार की तरह शुरू होता है। मैसूर की आर्मी में घुड़सवार की तरह ये लगे होते हैं। और मिनिस्टर कौन होते हैं उस वक्त? नंजराज और देवराज। हालांकि ये अनएडुकेटेड होता है, ठीक है, बट इसके पास काफी अच्छा दिमाग और काफी अच्छा एनर्जी और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है हैदर अली के पास। अब ना मैसूर में क्या था कि मराठास और निजाम का ना बहुत ज्यादा इंकर्जन हो रहा था, बहुत ज्यादा रेड पड़ रही थी, बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहे थे इनके, जिसकी वजह से मैसूर जो है फाइनेंशियली बहुत लॉस झेल रहा था। एक तो ये जो एग्रेसर्स थे, जो मराठास और निजाम है, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिमांड करते थे हैवी कि हम आक्रमण नहीं करेंगे अगर तुम ये देते हो तो, अगर तुम वो देते हो तो मैसूर जो है जिसकी इसकी वजह से फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकली भी वीक होता जा रहा था। अब इस टाइम पर ज्यादा जरूरत थी कि एक लीडर आए जो कि बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री हो, उसके पास मिलिट्री पावर्स हो, उसके पास बहुत सारे डिप्लोमेटिक स्किल्स हो और हमें मैसूर को जो है प्रोटेक्ट करके रख सके। और इस टाइम पर आते हैं हैदर अली जो है रॉयल अथॉरिटी में आते हैं और डी फैक्टो रूलर बनते हैं मैसूर के 1761 में। ठीक है, उन्होंने बोला कि यार देखो मराठास जो है ना बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़िया फुर्ती से काम करते हैं। ठीक है, तो हमें भी एकदम से स्विफ्ट कैवलरी चाहिए, हमें भी एकदम फुल जो है स्पीड चाहिए अपनी आर्मी में। तो इसी के लिए उनको जरूरत थी कि भाई एक इफेक्टिव आर्टिलरी सिस्टम हो, बारूद बारूद का सही सिस्टम हो, तोपे हो, गोले हो, सब चीज हो। और फ्रेंच ट्रेंड जो निजामीज हैं उनकी जो है तोपे ज्यादा जरूरी थी उस वक्त। और सुपीरियर आर्म्स बेसिकली जो वेस्ट से आए हुए हैं, क्योंकि वेस्ट के ही तो सबसे ज्यादा आर्म्स मशहूर थे, सबसे ज्यादा बढ़िया आर्म्स वही थे। तो वो आर्म वार्म सब चीजें चाहिए, तभी तो हम जो है मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब या तो इनकी नॉलेज पता लग जाए कि कैसे बनते हैं या फिर मैन्युफैक्चर कैसे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, ये पता लग जाए तो भी बहुत हो जाता है। तो हैदर अली ने फ्रेंच लोगों की हेल्प ली एक आर्म्स फैक्ट्री को सेटअप करने की दिंदीगुल में। दिंदीगुल जो है तमिलनाडु में है और उसने वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग भी सिखाया अपनी आर्मी को। ठीक है,
उसने कई सारे डिप्लोमेटिक स्किल्स भी यूज करे ताकि वो लोगों को अपने अंडर ला सके। ठीक है, अब इनकी सुपीरियर मिलिट्री स्किल्स की वजह से उसने दोद, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर और होसकोटे को 1761 से लेकर 1763 में ही कैप्चर कर लिया। ठीक है, फिर कुछ लड़ाई हुई पोलीगर और साउथ इंडिया के बीच में, कुछ छोटी मोटी ट्रबलसम हुई थी, और यही कारण था वो तमिलनाडु में जो है पोलीगर उसमें हुई थी। वो तो सब छोड़ो, लेकिन हम बात करते हैं मराठाओं की। ठीक है, तो मराठाओं में जो रूलर थे माधव राव, उन्होंने पानीपत से पहले हार गए थे, फिर मैसूर पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी थी और हैदर अली को हरा दिया था 1764 में, 1766 में और 1771 में। ठीक है, अब शांति के लिए हैदर अली जो है लार्ज सम ऑफ मनी जो है माधव राव को देता है, और माधव राव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। फिर हैदर अली जो है रेड मारता है मराठाओं के एरिया में, और कई बार मारता है 1774 से लेकर 1776 तक, और सारी टेरिटरी जो उसने खोई थी पहले, और साथ में नई एरियाज भी कैप्चर वो कर लेता है। अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की। तो फर्स्ट एंग्लो वॉर जो हुई थी 1767 से लेकर 1769 तक हुई थी। ठीक है, अब कंपनी जो है मैसूर को एक्वायर करना चाहती है ताकि वो बेटर ट्रेड कर सके मालाबार कोस्ट से। किस चीज़ की? पेपर की और कार्डमम की। कंपनी ने 4 बार वॉर लड़े हैं एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से, मैसूर किंगडम के अगेंस्ट। ठीक है, पहला जो था मैसूर में वो सुल्तान हैदर अली के द्वारा हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, और कंपनी ने क्या करा, अपना निज़ाम ऑफ हैदराबाद की हेल्प ली, बट जो निज़ाम है वो सुल्तान के साथ था, और कंपनी जो है डिफीट हो गई, कंपनी को हार झेलनी पड़ी फर्स्ट एंग्लो वॉर में। तो ये तो छोटा सा ब्रीफ था। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, स्पेक्ट्रम बुक के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो निज़ाम, मराठा और इंग्लिश तीनों अलाई हुए थे हैदर अली के अगेंस्ट। हैदर अली ने क्या करा, अपने टैक्टिक्स का और अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का इस्तेमाल करा। उन्होंने बोला कि मराठाओं मैं आपको पैसे देता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम पूरा धन दौलत देता हूँ, आप जो है न्यूट्रल हो जाओ, आप बिल्कुल साइड हो जाओ। ठीक है, आपसे कैसे लड़ सकते हैं हम, आप साइड हो जाओ। ठीक है, और साथ में फिर निज़ाम को बोलता है कि भाई हम ना साथ मिलकर काम करते हैं, मैं जो जीतूंगा, हम जो जीतेंगे उसका एक शेयर जो होगा वो आपको दिया जाएगा। अब जो निज़ाम है, जो हैदराबाद के थे, निज़ाम जो है वापस इसके साथ हैदर अली के साथ आ जाते हैं, और निज़ाम जो है अब नवाब ऑफ आरकोट पे हमला करने चले जाते हैं। तो हमला करते करते रुक ही नहीं रहा होता, कोई कंक्लूजन ही नहीं हो रहा होता। 1.5 साल बीत जाता है। अब हैदर जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना चाहता है और देखता है कि यार वो तो मद्रास के गेट पर पहुँच गया। मद्रास के गेट पर बिल्कुल एकदम क्योस हो जाता है, कोई किसी को पता नहीं चलता है कि ये कैसे आ गए। पैनिक हो जाते सारे अंग्रेज और सारे लोग। अब अंग्रेज़ों को क्या करना पड़ता है, ट्रीटी बनानी पड़ती है। वो पता ही है आपको, जब हारने लगे तो ट्रीटी बना देते हैं। ठीक है, तो ट्रीटी जो है वो होती है कि जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जितने भी हम जो एरिया हारे हैं मद्रास, वो सारे वापस ले लेंगे, और प्रिजनर ऑफ वॉर जो है दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। और हैदर अली को प्रॉमिस करते हैं अंग्रेज़ लोग कि सर आपको जब भी हमारी ज़रूरत होगी, जब भी आप पे कोई अटैक होगा या कोई और पावर आप पे अटैक करेगी, तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका दुश्मन जो होगा वो हमारा ही दुश्मन होगा। तो अब देखो, जब दोस्ती हो रखी है, मद्रास की ट्रीटी साइन हो गई है, तो लड़ाई कहाँ से होगी? सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर 1784 तक वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, तो हैदर अली बेसिकली एक्यूज़ करते हैं अंग्रेज़ों को कि आपने जो है ट्रीटी का ब्रीच करा है, आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। बेसिकली क्या होता था, 1771 में मराठास ने हम पर अटैक करा और अंग्रेज़ों ने हमारी मदद नहीं करी। तो ये तो हम यही समझेंगे ना कि आप हमारी मदद नहीं करना चाहते और हमारे साथ आप दोस्त नहीं हो। ठीक है, और फ्रेंच जो है, आपकी जगह फ्रेंच लोग आए थे हमारे पास, वो उन्होंने हमारी हेल्प करी, उन्होंने हमें गन्स प्रोवाइड करी, हमें लीड करा, हमें सल्पेटरे प्रोवाइड करा। ठीक है, आपने क्या करा, आपने आपकी कोई भी आर्मी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाई, उन्होंने हमारी पूरी मदद करी है। और माहे जो है वो एक तरह से मालाबार कोस्ट जो बेसिकली था, जो मैसूर के एरिया में था, वो फ्रेंच पोजीशन में था, और फ्रेंच वॉर मटेरियल जो है मैसूर तक आता था। और साथ साथ क्या होता था कि अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, जिसकी वजह से जो फ्रेंच और इंग्लिश लोग थे वो वैसे ही रिबेलियंस थे एक दूसरे के। तो फ्रेंच अमेरिका के साथ थे, इंग्लिश जो है साथ नहीं थे, तो बीच में उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। अब जो फ्रेंच लोग हैं वो मैसूर के साथ है, तो ये बात जो है अंग्रेज़ों को भी खटक रही है, तो बात जो है और बिगड़ती गई। अब हैदर अली की फ्रेंडशिप जो है फ्रेंच के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ये मेजर कंसर्न बन चुका है अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि माहे पे कैप्चर करा जाए, माहे जो मालाबार कोस्ट पे था। ठीक है, और हैदर बोलता है कि यार माहे पे तुम वो कर रहे हो, वो मेरी अथॉरिटी के अंदर आता है, और तुम अगर उस पर अटैक करना चाह रहे हो तो उसका मतलब ये हो गया है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो मेरी अथॉरिटी का। तो ट्रीटी गई भाड़ में, आओ युद्ध करते हैं आप।
तो अब हैदर अली जो है ना वो एंटी इंग्लिश अलायंस बनाते हैं मराठास के साथ भी और निजाम के साथ भी, और वो कार्नेटिक वॉर जो होता है आपको पता ही, कार्नेटिक वॉर फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ था, तो वहां पर अटैक करते हैं साथ में और आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं और अंग्रेजों को डिफीट करने की कोशिश करते हैं पूरी की पूरी। अब दगेबाज निकलते हैं मराठास और निजाम दोनों, जो पहले साथ थे हैदर अली के वो साथ हो जाते हैं अंग्रेजों के। तो अब उस टाइम पर जो वॉर चल रही थी तो इंग्लिश लोगों के साथ था, जो उनका जो लीडर था वो था कॉर्नल बेली, 1781 की बात है ये। इसके बाद क्या होता है कि इंग्लिश जो लीडर आता है सर आयरकूट, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरी कोशिश करी मराठा और निजाम को साइड करने की, तो वो साइड कर भी लिया था। लेकिन हैदर अली तो हैदर अली सबसे बहादुर और सबसे ज्यादा एबल फाइटर जो था, उन्होंने बहुत ही साहस के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से लड़ाई करी और फिर से अंग्रेजों को हरा दिया। और अंग्रेजों को जो हराया था वो जगह थी, जहां पर हराया था वो जगह थी पोर्तो नोवो, और डेट और मंथ था नवंबर का और ईयर था 1781। ठीक है, उन्होंने फिर कोशिश करी अपनी फोर्सेस को रीग्रुप करने की और इंग्लिश लोगों को हरा दिया, और साथ साथ यही नहीं बल्कि उन्होंने इंग्लिश के कमांडर जो ब्रेथवेट थे उनको भी कैप्चर कर लिया। अब उसके बाद आपको पता ही है क्या होना है, ट्रीटी होनी है। ट्रीटी हुई मैंगलोर में। हैदर अली हालांकि मर गए थे, कैंसर से मर गए थे, 7 दिसंबर 1782 को ये मर गए थे। अब टीपू सुल्तान जो है वो, अब क्या हो रहा था, वॉर चल रहा था, ठीक है, वॉर तो चल रहा था, लेकिन टीपू सुल्तान अब आ गए थे और एक साल का जो आखिरी वॉर था 1783-1784 वाला जो वॉर था वो क्या कहते हैं टीपू सुल्तान ने लड़ा और बहुत ही पॉजिटिव आउटकम के साथ लड़ा उन्होंने। तो दोनों ही हार नहीं मान रहे हैं, बहुत बढ़िया वॉर चल रहा है एकदम। अब लोग चाहते हैं कि भाई अमन और शांति की बात हो, तो पीस हुआ, नेगोशिएट हुआ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में मार्च 1784 को, जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी जो टेरिटरी उन्होंने जीती थी वो वापस दे दी और बिल्कुल शांत हो गया मामला। अब आता है बारी की थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ होगा फिर। तो डिस्प्यूट शुरू होता है टीपू सुल्तान का और ट्रेवनकोर की स्टेट का। ट्रेवनकोर बेसिकली 2 टाउन परचेज कर लेती है, जलकोटल और कन्नौर, डच से। स्टेट कौन सी होती है, कोचिन। कोचिन में दोनों टाउन है, वहां पर ये परचेज कर लेते हैं। और कोचिन जो है वो फिड्यूटरी है टीपू का, मतलब टीपू के राज के अंदर आता है। और आप बिना पूछे उसके आप ऐसे सेलम परचेज कर रहे हो सिटीज और टाउन का, ये तो बहुत गलत है। तो वो सोचते हैं कि ये जो है वॉयलेशन है सोवरेन राइट्स का उनकी। तो टीपू सुल्तान जो है अब 1790 के अंदर अप्रैल में टीपू सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अपनी राइट्स को वापस लेने के लिए ट्रेवनकोर के साथ। अब इंग्लिश लोग बीच में आ जाते हैं फिर ट्रेवनकोर के और अटैक करते हैं टीपू को। 1790 में टीपू जो है फिर से अंग्रेजों को हरा देता है अंडर जनरल मीडोज। जनरल मीडोज जो है वो उस टाइम पर लीडर थे। उसके बाद 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लीडरशिप संभालते हैं और लार्ज आर्मी इकट्ठी करते हैं और निकल पड़ते हैं आम्बूर और वेलोर की तरफ, बेंगलोर में है जो, और कैप्चर करने की कोशिश करते हैं मार्च 1791 में। और फिर वहां से वो पहुंच जाते हैं श्रीरंगापट्टनम, कोयम्बटूर, और फिर से उनकी हार हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में वो सपोर्ट लेते हैं मराठास और निजाम का दोबारा से, और इंग्लिश जो है अब अटैक करते हैं श्रीरंगापट्टनम पे दूसरी बार। टीपू जो है ऑफर करता है सीरियस अपोजिशन, यानी कि टीपू जो है बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि इसको रेजिस्ट करा जाए, बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। हालांकि श्रीरंगापट्टनम जो उनकी होती है कैपिटल, तो भाई अब अंग्रेजों ने निजाम भी ले लिए हैं, मराठा भी ले लिए हैं, तो कैसे करेंगे वो सामना इस चीज का। ठीक है, तो अब जो ऑड्स हैं उनके अगेंस्ट है और आखिर में उनको हेविली पे करना पड़ता है अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। वो ट्रीटी बन जाती है 1792 में, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम। अभी बार बार मराठास और निजाम ही क्यों आ रहे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि मराठा और निजाम जो है, देखो आप जिसमें मैप में देख पा रहे हो, बिल्कुल नेबरिंग टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है कि भाई टेरिटरी बढ़ाएंगे हम अपनी, हमारा राज चलेगा, अंग्रेज हमें मदद करेंगे, तो वही सब है। उसी वजह से क्या कहते हैं, तो ये साइड पलट हो जाती है, एकदम से फ्लिपिंग हो जाती है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में जो 1792 में होती है, अराउंड हाफ ऑफ द मैसूरियन टेरिटरी जो है ले ली जाती है, जो जीते हैं उनको उनके पास चली जाती है। ठीक है, अब 12 महल, दिंडीगुल, मालाबार, ये सारे अंग्रेजों के पास पहुंचता है। मराठों को भी कुछ कुछ मिलता है, तो तुंगा भद्र मिलता है और उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। निजाम जो है वो कृष्णा से लेकर, कृष्णा रिवर जो है उससे लेकर पेन्नार तक का एरिया जो है कवर अप कर लेते हैं। तो और टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपए ले लिए जाते हैं, आधे पैसे तो उसको इमीडिएटली पे करने पड़ते हैं और आखिरी जो है रेस्ट जो 1.5 करोड़ रुपए है वो उसको इंस्टॉलमेंट्स में देने पड़ते हैं, जिसमें जो टीपू के 2 बेटे जो हैं वो और हॉस्टेजेस ले जाते हैं कि अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे हम, और पेमेंट करो बैठ के, मतलब हमारे वॉर को इंडेमनीफाई करो। तो ये बुरा हाल हो जाता है टीपू सुल्तान का। क्यों? क्योंकि धोखेबाज निकलते हैं नेबर्स।
हमारे खुद के। अब होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। कैसे होती है बताता हूं आपको। तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों ही शांत थे 1792 से लेकर 1799, 1792 से लेकर 1799 तक ये दोनों शांत थे, अपने लॉसेस को रिकवर कर रहे थे। टीपू जो है धीरे धीरे अपनी जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के जो भी कंडीशन थी, जो भी टर्म्स थी, वो फुलफिल कर देता है और अपने बच्चों को रिलीज करवा लेता है। 1796 में हिंदू रूलर जो है वोदियार डायनेस्टी का मरने वाला होता है। टीपू जो है उसके माइनर सन को गद्दी पे बिठाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं अब खुद का यहाँ का सुल्तान डिक्लेयर कर लेते हैं वो। और वो कहते हैं कि मुझे अब बदला लेना है, अपनी जो ह्यूमिलेटिंग डिफीट हुई है, जो भी टर्म्स में को हुई थी, अब मैं वापस उसको लूंगा इनसे और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम का बदला पूरा लेकर आऊंगा। 1798 में क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ले जो है अब आ जाते हैं। पहले सर जॉन शोर होते हैं गवर्नर जनरल और उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ले। ठीक है, और लॉर्ड वेलेस्ले जो होते हैं बहुत ही इंपीरियलिस्टिक टाइप के जो होते हैं, वो गवर्नर जनरल होते हैं। और वेलेस्ले को यार दिक्कत आती है कि टीपू जो है क्या कर रहा है। टीपू फ्रेंच लोगों से बात कर रहा है, फ्रेंच के साथ ज्यादा वो उनकी क्या कहते हैं बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है। तो ये जो चीज है ये बहुत गलत है, हमें कुछ भी करके इसको सब्सिडरी अलायंस में लाना ही पड़ेगा ताकि ये घुटने टेक दे और इसकी सारी चीजें अब हमारी हो जाए। ठीक है, तो टीपू जो है वो क्या करता है, वो प्लॉटिंग करने की कोशिश करता है अंग्रेजों के साथ, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट प्लॉटिंग करने की कोशिश करता है, सॉरी, और निजाम और मराठाओं को मिला लेता है अपने साथ। ठीक है, और वो अपने दूतों को अरेबिया, अफगानिस्तान, काबुल, जमन शाह भेजने की कोशिश करता है। और फ्रांस के जो आइल्स हैं, बेसिकली मॉरिशस और वर्सेलिस, यहां पर भी ये एक देता है कि कुछ ना कुछ करने जा रहा है। टीपू जो है एक्सप्लेनेशन देता, बट ये बात जो है वेलेस्ले को सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो अब वॉर शुरू हो जाता है और वॉर होता है 17 अप्रैल 1799 को शुरू और 4 मई को खत्म भी हो जाता है। फॉल ऑफ श्रीरंगापट्टनम जो है तबाह हो जाता है और टीपू जो है हार मान लेता है। और अब उस टाइम पर जो जनरल होते हैं, जनरल स्टुअर्ट और उसके बाद जनरल हैरिस, आर्थर वेलेस्ले, ये तीनों मिलकर जो है, आर्थर वेलेस्ले बेसिकली लॉर्ड वेलेस्ले का भाई होता है, ये भी पार्टिसिपेट करता है वॉर में। और इंग्लिश जो है मराठा और निजाम की फिर से मदद दे देते हैं। भाई जो अभी दोबारा से फिर से धोखेबाज निकल गए मराठा और निजाम। ठीक है, मराठाओं ने पहले प्रॉमिस करा था कि हम उसका साथ देंगे टीपू सुल्तान का, लेकिन अब वो दोबारा से जो है अंग्रेजों के साथ आ गए हैं, देख रहे हो। तो और अब जो है क्या कहते हैं, जो टेरिटरी है टीपू की और जो निजाम थे, बेसिकली उन्होंने पहली सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया था। तो टीपू जो है अपनी लाइफ जो है अपनी बहादुरी से लड़ते लड़ते जो है अपनी खो बैठता है और उसके फैमिली मेंबर जो है अब वेलोर में इंटर्न कर दी जाते हैं और उनके जो ट्रेजर्स थे, जितने भी खजाना था, वो अब अंग्रेजों को जाता है, उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। और इंग्लिश जो है वो एक हिंदू बॉय जो है हिंदू रॉयल फैमिली से मैसूर का एक चूज करते हैं और उसको महाराज बना देते हैं और उसको भी हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ले लेते हैं और अब मैसूर जो है वो अंग्रेजों का हो जाता है। देख रहे हो आप मराठा और निजाम की कितनी बड़ी वो धोखेबाजी के कारण हम उसी टाइम पर हम अंग्रेजों को हरा सकते थे, लेकिन वही है, यूनिटी है नहीं हमारी कंट्री में। टीपू सुल्तान को हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते हैं, बहुत ही ज्यादा बहादुर, जैसे उसके फादर थे। नेवल फोर्स को भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी है और बहुत ज्यादा इन्होंने क्या कहते हैं मेंटेनेंस करने की कोशिश करी, बढ़ाने की कोशिश करी एक एफिशिएंट मिलिट्री फोर्स को। अगर हम देखें मैसूर का क्या हुआ टीपू के बाद, तो लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या करा, सुंदा और हरपोंतले जो डिस्ट्रिक्ट थे मैसूर किंगडम में, वो मराठा को देने की कोशिश करी। मराठों ने उनको रिफ्यूज कर दिया कि हमें ये वाला नहीं चाहिए। तो निजाम को उन्होंने गूटी और गुरम कोंडा दिया, उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, क्या ही कर सकते हैं, जो मिल रहा है ले लो। तो इंग्लिश लोगों के पास आ गया कन्नड़, वायनाड, कोयम्बटोर, द्वारापुरम और श्रीरंगापट्टनम। बेसिकली मैसूर पूरा का पूरा अंग्रेजों के पास था। ठीक है, अब जो नई स्टेट बनी है मैसूर की, उसको उसका राजा बना दिया एक ओल्ड हिंदू डायनेस्टी, वोदियार का कोई माइनर रूलर था, कृष्ण राजा 3। वो एक तरह से पपेट रूलर है, वो सब्सिडरी अलायंस में आ गया है, तो क्या ही कर सकता है वो। ठीक है, 1831 में विलियम बेंटिक ने कंट्रोल ले लिया मैसूर पे ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। कैसे, वो बोलते हैं वोदियार वालों को कि तुमसे ये राज्य संभाला नहीं जा रहा, तुम मिस गवर्न कर रहे हो, तो मेरे को ये राज्य वापस करो। फिर 1881 में लॉर्ड रिपोन आते हैं, लॉर्ड रिपोन ने वापस किंगडम जो है वोदियार को उठा के दे देते हैं वो।